नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी के इस आवाज़ के साथ आज के 90 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो पूरा सप्ताह है सुसाइड प्रिवेंशन डे का, वो उसका आज मेन डे है जिसमें हम और गहराई से इस विषय पर सुने, समझें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराएं। ये पूरा मंथ सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत जगह अलग अलग जगह तरीके से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। उसी में एक छोटी सी कोशिश हमारी भी आपके तक ये पहुंचाने की होती है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके से। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन की। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया कि कैसे आप इस विचार को अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल दें जिसकी वजह से सुसाइड की घटनाएं कम हो जाएं। किंतु आज हम इस पर एक और गहन चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजहों से सुसाइड होते हैं। हम विचार तो निकाल देंगे और हम सबको ये विचार कभी नहीं लाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेट सुसाइड एंड फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। तो हम किन किन चीज़ों का समाधान करें, वो समस्याएं क्या हैं जिनकी वजह से अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का निर्णय ले लेते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए एक शोक व्यक्त करना चाहती हूँ जो जाने अनजाने में हमारे आसपास आज नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने आत्महत्या करी। अपने आप को समाप्त करना उन्हें ज़्यादा बेहतर लगा समाधान की अपेक्षा। या तो समाधान को सोचने और विचारने तक उनका मस्तिष्क और उनके विचार साथ नहीं दे रहे थे, या फिर उनके आसपास जो लोग थे वो सचेत नहीं थे कि हमारा एक व्यक्ति किसी भी दुर्घटना का ऐसा शिकार हो सकता है जिसमें वो अपने जीवन को समाप्त कर देगा। या फिर हमारे आसपास वो जो प्रोफेशनल्स हैं या वो जो एजेंसीज़ हैं जो इस तरीके की घटनाओं के लिए भी बराबर की भागीदारी हैं, ज़रूर उनका कहीं ना कहीं योगदान हमारी कम्युनिटी को स्वस्थ करने के लिए कम रहा है, जिससे कि ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आइए हम सभी लोग इस मुहिम में एक हों और इस तरफ चर्चा करें कि क्यों सुसाइड के जो कारण हैं उनका समाधान इतना कठिन है कि जीवन को समाप्त करना आसान लगता है। जानते हैं, आज मैं आपसे वो 10 प्रमुख कारणों को डिटेल में चर्चा करूंगी जिससे हम सभी समझ जाएं कि आत्महत्या के कारण ऐसे नहीं होते जिनका समाधान मुश्किल हो। सबसे पहले है फिलोसॉफिकल डिज़ायर और फिलोसॉफिकल थॉट। फिलोसॉफिकल डिज़ायर और थॉट वो होते हैं जिसमें किसी भी वर्ग का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष या कोई भी जेंडर इस तरीके के विचारों से ग्रसित होता है जिसमें उसको ऐसे प्रश्न आते हैं, जीवन क्या है, एक दिन तो सभी खत्म हो जाना है, हम ये सब प्रयास किस लिए कर रहे हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, हम इच्छाएं क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं पूरी होने पर हमें गुस्सा क्यों आता है। इस तरीके के फिलोसॉफिकल थॉट किसी भी समय बच्चे को भी आ सकते हैं और बड़े को भी आ सकते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को ये कहकर नज़रअंदाज में रखते हैं कि उन्हें सोचने की आदत है, वो अलग से सोचते हैं, उनके विचार कुछ डिफरेंट हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उसके उपरांत हम ये जानना शुरू कर देते हैं कि कैसे व्यक्ति को अधिक सोचना या ज़्यादा अलग तरीके से सोचना इसकी छूट है और वो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करता और वातावरण के द्वारा भी, यानी कि हमारे माहौल जो हम उसे देते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल का हो, ऑफिस का हो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, हम उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उस इग्नोरेंस का फल ये होता है कि वो व्यक्ति अपने विचारों में दिन पर दिन एक एक दिन करके आगे बढ़ता चला जाता है और उसमें एक मैच्योरिटी हासिल करने लगता है। वो मैच्योरिटी पॉजिटिव नहीं होती, वो मैच्योरिटी प्रोडक्टिव भी नहीं होती और व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि ये जिन विचारों को वो सोच रहा है या जिनसे अब वो ग्रस्त हो गया है वो
बहुत ही खतरनाक या उसे खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। सोचने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, अलग सोचने की आदत अगर आपके आसपास कहीं भी किसी व्यक्ति को है, आप में है, तो आप तुरंत इसका समाधान करें, इसे इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, अपने उन विचारों पर प्रैक्टिस मत होने दें। लगातार इसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास अलग सेशंस को लेना होगा, लंबे समय तक लेना होगा। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं तय करी जा सकती जब तक ये इस तरीके की डिज़ायर और थॉट व्यक्ति के अंदर से पूरा नहीं निकल जाता। उसे अपने जीवन में खुश होना या उसके जो आनंद है उसको लेना वो नहीं सीख जाता। उसको ये इच्छा नहीं होती कि जो चीज़ें वो पाना चाहता है वो सकारात्मक हैं, वो नकारात्मक नहीं है, तो वो अपने फिलोसफिकल थॉट से बाहर निकल आता है। यानी कि समाधान इसका भी है, सिर्फ मात्र जीवन को ख़त्म कर लेना फिलोसफिकल थॉट्स और डिज़ायर की वजह से कि जीवन क्या है और जीवन से संबंधित चीज़ों पर प्रश्न करना, डाउट करना, तरह तरह के लगातार वीडियोस को देखना, हम पहले कैसे थे, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इस तरीके की चीज़ों को रोकें, स्टॉप करें, तुरंत निदान की तरफ बढ़ें। समाधान हर एक चीज़ का है। अगला है मेंटल इलनेस और लॉन्ग यूजेस ऑफ साइकेट्रिकल मेडिसिन। अक्सर ऐसा लगता है व्यक्ति अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, बाइपोलर या किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित है तो हम दवाइयों को दिलाकर मात्र ये सोच के बैठते हैं कि कोई भी मेंटल इलनेस में इलाज तो चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं आप सभी लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, मेंटल इलनेस हो या साइकोलॉजिकल बिहेवियरल डिसऑर्डर या बीमारी, इनमें से कभी भी इनका पूरा इलाज दवाइयों के माध्यम से नहीं हो पाता। आपको साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या काउंसलिंग अलग अलग प्रक्रियाओं में अपने आप को शामिल रखना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद को लगातार लेते रहना पड़ता है जब तक कि आपका साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक साथ आपको ये नहीं कहते अब आप पूरी तरीके से ठीक हैं, तो मात्र आप ना तो दवाइयों को कंटिन्यू रखिए, ना दवाइयों को रोकिए। आपको लगातार अपना एक वेरिफिकेशन टेस्टिंग कराते रहना होगा जिससे कि आप ये जान पाए कि अब आप डिप्रेशन, एंजाइटी या बाकी किसी भी अन्य मानसिक बीमारी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से दूर हैं, बाहर निकल चुके हैं। अगर आप इस तरीके से पूरा एक प्रक्रियाबद्ध होकर अपने ट्रीटमेंट को लेंगे तो होने वाले मेडिसिन्स के जो इम्पैक्ट हैं वो आपको नहीं पड़ेंगे। कई बार साइकेट्रिकल मेडिसिन का लंबे समय तक लेना, लगातार लेना या बिना डॉक्टरी परामर्श के उसको लेते रहना या असमय रोक देना सभी एक खतरे का आगाज़ है और आप आत्महत्या करने के विचार या आत्महत्या करने जैसे ऐसे जो भारी वर्क हैं, काम हैं जो बहुत कठिन है, वो आप बहुत आसानी से कर बैठते हैं। तो आपका ये सोचना कि मेंटल इलनेस और साइकेट्रिकल इलनेस के लिए मेडिसिन पर्याप्त है, ये भी एक भ्रम है और आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ और मदद, कुछ और सहायता की ज़रूरत है। समाधान उन सभी का है, किंतु आपको जीवन खत्म करने से पहले इन सब चीज़ों के समाधान की तरफ फोकस करना पड़ेगा। तीसरा, फिजिकल इलनेस और सर्जरी। अक्सर आपको सर्जरी के दौरान या कोई गंभीर शारीरिक बीमारी के दौरान होने वाले जो इलाज हैं उसमें दी जाने वाली मेडिसिन है उसमें कई बार बहुत ज़्यादा सीडेटिव्स होते हैं। उनमें कुछ इस तरीके की बायोकेमिकल्स आपके शरीर में, ब्लड में मिलते हैं जिससे कि आपको सुसाइड से रिलेटेड विचार आने लगते हैं, आपको अपना जीवन कठिन लगने लगता है या शरीर के पेन को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपका मन करता है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे जो परिवारजन हैं, केयर टेकर्स हैं,
और एजेंसीज़ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, उन सभी का एक रोल होता है। जब भी वो किसी की क्रॉनिक फिजिकल इलनेस में इलाज हो रहा हो या उसका ऑपरेशन हो रहा हो, तो प्री ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेशन साइकोलॉजिस्ट का विजिट कराना और साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी पूरी मेंटल हेल्थ का एक प्रोफाइल बनवाना वो ज़रूरी होता है। किंतु रॉन्ग प्रैक्टिसेस के दौरान ना तो केयर टेकर्स और ना ही हॉस्पिटल में कोई भी प्रोफेशनल्स इस बात के लिए कोई इसको वैल्यू नहीं देते, इसकी तरफ गंभीर चर्चा पर बात नहीं करते, इसमें परिवार वालों को गाइड नहीं करते कि ये भी ज़रूरी है। अक्सर जो व्यक्ति इलाज करा रहा होता है वो अपने ही विचारों में, अपनी ही चीज़ों में इतना ग्रसित रहता है, पता ही नहीं चल पाता कि हम तो ऑपरेशन करा रहे थे, सर्जरी में व्यस्त थे, और कब व्यक्ति ने जाकर के अपने आप को हैंग कर लिया, कब उसने अपनी नर्व को कट कर लिया, कब वो जाकर ऊंचाई से जंप लगा गया। और इस तरीके के अक्सर क्रॉनिक फिजिकल इलनेस और आपकी सर्जरी के बाद के केसेस में देखा जाता है। अक्सर देखा गया है कि थायराइड ग्लैंड के ऑपरेशन के बाद, यूट्रस के ऑपरेशन के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके उपरांत व्यक्ति के अंदर एक सिडेटिव्स और डिप्रेसिव मोड आता है, जिसमें ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति कहीं आत्महत्या का विचार बना तो नहीं रहा और सडन जाकर व्यक्ति अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे क्लिनिक में आते रहते हैं, जिसमें केयर टेकर्स ये बताते हैं कि कौन सी सर्जरी के बाद हमारा व्यक्ति ने विदिन 3 और 6 मंथ सुसाइड कर लिया। तो आइए जानते हैं 5वां कारण जिसमें कि अक्सर आत्महत्याएं होती हैं। वो है बुलिंग, आपकी मजाक उड़ाना। वो है एब्यूज़, आपको कोई गाली देता है, टॉर्चर करता है, आपको लगातार कुछ इस तरीके के अपशब्दों को सुनना पड़ता है अपने लिए, जो कि आप या तो हैं नहीं या हैं तो स्वीकार नहीं कर रहे, उसका सामना करने में आप असमर्थ हैं। आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है, उन बुलीज़ का, उन एब्यूज़र्स का जवाब देने में आपको एक कम आंक रही है, या आपके अंदर की पर्सनालिटी के ट्रेट्स उसका सामना करने में कम है। आपको तुरंत ही अपने जो केयर टेकर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, आपको उसे बताना है। अगर ये घर का मुद्दा है तो तुरंत आपके जो भी घर के परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी हैं, आप सबको इन्वॉल्व करिए। चुपचाप बुलिंग और एब्यूज़ को मत बर्दाश्त करिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी स्कूल लेवल पर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप इमीडिएट अथॉरिटीज़ को शामिल करिए और उन सब को बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको हो सकता है शुरू के प्रयास में कठिनाई हो, किंतु आप इसको अगर नहीं करेंगे तो आप इसमें एक गंभीर समस्या से ग्रसित होने के साथ साथ आपका जीवन एक कठिनाई के दौर से गुजरता रहेगा। उसमें आत्महत्या का हो जाना या व्यक्ति का आत्महत्या कर लेना या विचार को अपने अंदर रख लेना सभी एक खतरे का निशान है, और हमें इस खतरे को पनपने नहीं देना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बुलिंग, एब्यूज़ और होने वाले टॉर्चर को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, इसे उजागर करें। एक्सपोज कर देने से और इन चीज़ों का एक्सपोजर हो जाने से आपको एक सहायता मिलती है। एजेंसीज शामिल होती हैं या उन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को शामिल करती हैं कि अब ज़रूरी हो गया है, रेफ़र कर देती हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, जिससे कि आपकी समस्या को गंभीरता से समझा जाता है और उसके समाधान के लिए आपको गाइड किया जाता है। ज़रूरी होता है तो थेरेपीज़ और काउंसलिंग के माध्यम से आपके विचारों को भी सही किया जाता है। छठा पार्ट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं देखी जा रही हैं, वो है एडिक्शन, ड्रग का कंज्यूमशन। अक्सर हमारे युवा और हमारे यंग एडल्ट्स कई बार बहुत अर्लियर एज में, यानी कि कह लीजिए एडोलसेंट की एज में, वो किसी न किसी प्रकार के नशे को लेने लगते हैं। ड्रग्स का इंटेक इतना बढ़ जाता है कि आपका ब्रेन पूरी कंट्रोलिंग खो देता है। आपके ब्लड में
ड्रग्स का जो कंपोजिशन है और उसकी जो डोजेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपकी मस्तिष्क की कॉग्निटिव स्किल्स या कह लीजिए कि आपकी सोचने समझने की क्षमता वो दिन पर दिन कमज़ोर पड़ जाती है। आप चीज़ों का सामना करने के योग्य नहीं रहते। उस वक्त भी अक्सर लोग अधिक नशा करके अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं, कई बार वो सोच कर सुसाइड कर लेते हैं, कई बार इसमें अचानक ही उनकी डेथ हो जाती है, किंतु इसको भी सुसाइड माना जाएगा क्योंकि वो इस ड्रग्स को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया होता है। नेक्स्ट आपका जो 7th रीज़न है वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर बहुत सारे सेशंस डाल चुके हैं। ये वो डिसऑर्डर होता है जो छुपा हुआ होता है, जिसको अक्सर लोग गुस्सैल कहकर या चिड़चिड़ा कहकर, बहुत रूड है, मूडी है, ऐसा कहकर अक्सर ढकते रहते हैं। हमारे समाज में इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। हर घर में किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस हो ही रहा होता है और उस वायलेंस को करने वाले लोग अक्सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। इसमें महिला या पुरुष दोनों ही बराबर में शामिल हैं। हाँ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जो उजागर होना है या ये कह लीजिए कि एक्सपोजर है वो फीमेल्स का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें मेल्स अक्सर कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। और चूंकि फीमेल का कैरेक्टर इस तरीके से हमारी सोशल डेफिनेशन में बनाया गया है कि फीमेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेट को ज़्यादा दिखा नहीं पाती, किंतु ये दोनों ही स्तर पर आज के दौर में काफ़ी बराबर मात्रा में देखा जा रहा है कि मेल और फीमेल दोनों ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। दोनों ही मार पीट, गाली गलौज, नशा और किसी न किसी प्रकार का उत्पीड़न कर रहे होते हैं। घर के लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने साथ के लोगों का जिनके साथ ये रह रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे इनकी प्रतिक्रियाएं बाकी एक सामान्य व्यक्ति से अलग होती हैं और हम सब इनको या तो नशे से ग्रसित होकर इनको नशे के साथ जोड़ देते हैं, गुस्से के साथ जोड़ देते हैं और ये व्यक्ति आराम से अपना जीवन दूसरों को उत्पीड़ित करने में लगाते रहते हैं। और उसी के बीच में जब इनके साथ ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट का अभाव होता है, ये दवाई खाने से मना करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन लेने से भी रिफ्यूज़ल होते हैं, ये कहीं पर भी एडमिट होना या किसी भी रिहैबिलिटेशन में जाना, अपने अंदर सुधार को लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। कोशिश करें इन्हें बचपन से ही पहचानिए। 12 और 13 साल में इनका डिटेक्शन हो जाता है। ये ढके रहते हैं, ये परिपक्व हो रहे होते हैं 16 और 17 साल की उम्र में माता पिता और विद्यालयों की देखरेख में। उन्हें लगता है कि कोई ऐसी घबराने की या दिक्कत की बात नहीं है और परिवार और विद्यालय दोनों ही इन्हें आराम से ढक के चलता है और इन पर कोई भी कार्य नहीं करता। अगर छोटे स्तर पर ही जब इनकी आदतें मैच्योर नहीं हुई हैं, उसी स्तर पर अगर हम इनको हाईलाइट कर दें, अगर हम इनको विद्यालयों से थोड़े दिन के लिए आना इनका बंद करवा दें, जैसा अक्सर विदेशों में किया जाता है, तो और फिर उसके बाद इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, थेरेपीज उस दौर से पूरा लाएं, ये अक्सर सही हो जाते हैं। इनका गुस्सा भी ठीक हो जाता है और ये सीख जाते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे ऊपर लोगों की कंट्रोलिंग है, सिस्टम की कंट्रोलिंग है। धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और आगे चल के कभी भी ये सुसाइड करते हैं या दूसरों को प्रेरित करते हैं सुसाइड करने के लिए। तो ये एक फैक्टर भी बनते हैं सुसाइड का और स्वयं भी सुसाइड करते हैं। तो आपको इनसे ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है और मैं बहुत आसानी से बहुत सारे डेटास के आधार पर ये ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगी। ये अक्सर हर तीसरे और 5वें घर में मौजूद हैं, तो इनसे बचिए, सचेत रहिए। 8th नंबर पर आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जिस पे हम सभी की पूरी एक लाइफ का बहुत बड़ा एक फैक्टर जुड़ा है, वो है फिनेंशियल क्राइसिस। अगर किसी को अचानक से सीवियर फिनेंशियल क्राइसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उधार हो जाए या उसको फिनेंशियल लोड पड़ जाए, कोई मेडिकल सीवियर क्रॉनिक इलनेस हो जाए या कोर्ट केस या उसकी नौकरी चली जाए, अचानक से आने वाले फिनेंशियल क्राइसिस में
अक्सर आप देखते हैं लोग पूरे पूरे घर में को ख़त्म कर देते हैं, स्वयं को ख़त्म कर देते हैं और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊब नहीं जा पाते। क्या इस फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई भी समाधान नहीं है? हम किसी से पैसा बिना मांगे भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अर्निंग तो कर ही सकते हैं। ये जो हमारे ऊपर टैग लग गया है कि हम सिर्फ एक टेबल चेयर पर बैठ सकते हैं, हम कोई और काम नहीं कर सकते, हमें इस सब से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी जीवन को चलाने के लिए और अपने लाइवलीहुड के लिए जो धनराशि चाहिए वो हम किसी भी अच्छे सकारात्मक और प्रोडक्टिव माध्यम से ले सकते हैं। हमारे हाथों का हुनर या हमारे अंदर की कोई भी कला या हमारी पढ़ाई और लिखाई, अगर पढ़ाई लिखाई से मिलने वाली जॉब बंद हो जाए तो आपके अंदर की स्किल्स बाकी हैं, आप उनके जरिए भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका अपने जो हुनर है या आपकी क्रियात्मकता है वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपके हाथों में जो हुनर है आप उससे भी कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। आपको टटोलना होगा कि आप कर क्या सकते हैं। अगर आप एक बैंक में या किसी एक ऑफिस में क्लर्क हैं और आपकी नौकरी छूट जाए तो आप देखिए कि उसके बाद आपको आता क्या है, आप और क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, आपकी हॉबी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हॉबी एक अच्छा एक इस तरीके का कार्यक्रम कर सकते हैं कि जिसमें कि वो क्रियात्मकता से भरपूर हो, वो इस तरीके की चीज़ें हों जिसमें कि आपकी पूरी हॉबी निकल कर आए। आप बहुत अच्छे प्लांटेशन में रुचि रखते हों, आप पेंटिंग बनाते हों, आप बहुत तरीके से अपनी चीज़ों को सकारात्मक रूप दे सकते हैं और अपने फिनेंशियल क्राइसिस को फॉर अ शॉर्ट वाइल पीरियड कम तो कर ही सकते हैं। क्योंकि आज हम सारी कारणों के समाधान पर बात कर रहे हैं तो आज की बात पॉजिटिव ही होगी। हर एक चीज़ में समाधान जुड़ा है, समस्या है तो समाधान है। हाँ, ढूंढ नहीं पा रहे, वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब 9th नंबर पर आता है रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़, जो डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा बनते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं जिसमें अक्सर हमारे युवा अपनी जान दे बैठते हैं। वो अपने ब्रेकअप्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक स्टिग्मेटाइज्ड रूप में स्वयं को देखते हैं। अगर उनका एक व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से संबंध ख़त्म होता है तो उन्हें लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, उन्हें लगता है वो शायद इस जीवन में किसी एक के साथ रहने के लिए बने थे। ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी हमारी सिर्फ हमारे साथ, अपने साथ, स्वयं के साथ रहने के लिए बनी है। हमारे से कनेक्शन, स्वयं के साथ हमारा जीवन का जीने का आनंद अगर वो ईमानदार है तो हमें जीवन में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। हम अक्सर अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जीवन भर दूसरों के साथ कनेक्शन ढूंढते रहते हैं। आपका स्वयं के साथ कनेक्शन और स्वयं के साथ आपका जुड़ाव ही आपकी सबसे बड़ी ईमानदारी है अपने जीवन के प्रति। तो आप निराश ना हो, वो चाहे आपका प्रेमी हो, दोस्त हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। अगर जीवन में आपको लगता है कि उसके साथ रहना मुश्किल है, आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे या वहाँ से आप जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए। आप निकालिए, एक निष्कर्ष तक पहुँचिए, आप उसके परिणामों को सोचिए और उसके बाद बिल्कुल निकला जा सकता है, लेकिन अपने आप को ख़त्म कभी नहीं किया जा सकता। तो आप हर एक रिश्ते से को छोड़ सकते हैं और आप हर रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। आपको जब भी कोई भी चीज़ बॉदर करती हैं या कोई भी चीज़ इस लेवल पे आपको परेशान करती हैं कि आपको ये समझना मुश्किल हो जाए आप कहाँ जाएं, आप मदद ले सकते हैं। आप अपने जीवन में क्या निर्णय लें, आप उसके लिए राय ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको बस जानना होगा, पहचानना होगा कि मेरी समस्या का निदान है, मेरी समस्या का समाधान है, उसका समाधान आत्महत्या कभी नहीं हो सकता। तो आप जाने पहचाने अपने रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ को कभी भी अपना टॉर्चर का केंद्र ना बनने दें, उस पर डिपेंडेंसी मत रखें। आप स्वयं को सदैव आज़ाद महसूस करें, हर रिश्ते से, हर व्यक्ति के साथ होते हुए भी और नहीं होते हुए भी। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें कि हमारे एक बच्चा, बड़ा, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, विभिन्न प्रकार के जो भी एक सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड
लोग आते हैं, या ये कह लीजिए कि अलग तरीके की जो सेक्सुअलिटी को रखते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़र्स को फील करते हैं, सामना करते हैं, या उसको हर दिन अपने ऊपर झेल रहे होते हैं, जेंडर आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और सोशल डेफिनेशन उस लड़ाई में उन्हें जीतने नहीं देती, तो अक्सर वो अपने जीवन को ख़त्म करके अपने आप को जीतना महसूस कराना चाहते हैं। वो अपने जीवन को ख़त्म करके ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे तो लड़ नहीं पाए, बट वो हारे भी नहीं। तो हम इस हार जीत को ख़त्म करें। जिसकी जो भी सेक्सुअलिटी हो, जिसकी जो भी जेंडर आइडेंटिटी हो, हम उन सबको सम्मान दें, उन सबको जगह दें। अगर आपको बचपन में किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार से ऐसा कोई निशान दिख रहे हों, सिम्टम्स दिख रहे हों, आप टाइमली उस बच्चे को लाएं, उसे सप्रेस ना करें। पहले तो कई बार परिवारों में देखा जाता है कि अगर एक लड़का है तो उसको वो अगर बहुत अच्छा डांस करता है, उसके स्टेप्स फीमेल की तरह होते हैं, एक फेमिनिन डांस करता है, तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसके डांस को देखते हैं। किंतु यही वो लड़का बड़े होकर अगर अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सपोज करता है कि मेरा जो जेंडर है वो मेल जेंडर नहीं है, आई एम बायसेक्सुअल, या मैं एक गे हूँ, या मैं किसी और तरीके की सेक्सुअलिटी को फील करता हूँ, तो वहाँ पर हम उसे समझाना और प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार घरों में पल रही बच्चियाँ बचपन से ही आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, इस तरीके के वाक्यों को ले रही होती हैं, और माता पिता उन्हें कभी नहीं बोलते कि बेटा आप फीमेल जेंडर हो और आपको अपने फीमेल जेंडर के ही सेंटेंसेस को बनाना है। यानी कि फीमेल जेंडर जब कहीं आती है, जाती है, खाती है, तो ये सेंटेंसेस आते हैं। किंतु हमारे परिवारों में लड़कियों को आऊँगा, जाऊँगा के सेंटेंसेस को देने की छूट दी जाती है। उसके बाद वो एक अपने पूरे ड्रेसिंग सेंस को, अपनी हेयर स्टाइल को, अपने फिजिकल पोस्चर को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को एक लड़कों की तरह कैरी करने लगती हैं। वहाँ भी पेरेंट्स को कोई समस्या नहीं आती, और वहाँ पर तक भी पेरेंट्स, स्कूल, सोसाइटी सभी उसको किसी भी तरीके से प्रयास नहीं करते कि वहीं पर एक इंटरवेंशन साइकोलॉजिस्ट की करवाई जाए, और वहीं पर उसके एक्चुअल जेंडर आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। किंतु ये काम ना तो घर में होता है, ना स्कूल में, और ना ही किसी प्रोफेशनल्स का सहारा लिया जाता है। और जब एक बार वही लड़की बड़ी होकर कहती है आई एम लेस्बियन, आई एम ट्रांसजेंडर और मैं बायसेक्सुअल हूँ, तो वहाँ पर हमारे समाज को और परिवार को आपत्ति होने लगती है, और यहाँ से काम शुरू होता है सप्रेस करने का, उसको दबाने का। और हम कभी भी समझ नहीं पाते कि इस सारी चीज़ों को प्रेसिपिटेट हम सब ने मिल के किया है। कई बार तो लोग जीत जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बनाने लगते हैं, और कई बार लोग इसमें हार जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो कोशिश करें, जो सेक्सुअल एब्यूज़ हैं, या सेक्सुअलिटी है, या जेंडर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम उन सभी समस्याओं को समझें, सुने, जल्दी से समय रहते उसके निदान की तरफ आगे बढ़ जाएं, और आत्महत्या करने से सभी को रोकें, ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें सुसाइड को। विचार को तो हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं, अब इन घटनाओं को भी एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? फोकस करेंगे समाधान पर। तो आइए आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आशा करूंगी आज के ये हमारे पूरे 10 पॉइंट्स जो मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं सुसाइड करने की तरफ हमें बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, उन सबको हम रोक पाएंगे, समझ पाएंगे उनके समाधान को। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आप सबसे मिलूंगी, और तब तक के लिए तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस के से इजाज़त चाहती हूँ। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर ज़रूर कनेक्ट करें। अपनी समस्याओं को आपको समाधान अवश्य मिलेगा।
और जाते जाते आप सबसे एक बात ज़रूर कहूँगी, इस पूरे मंथ में कोशिश करें कि आप इतने अवेयर हो जाएं कि इस 30 दिन की प्रैक्टिस आपको पूरे साल भर प्रेरित रखे कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, कोई खबर आत्महत्या से जुड़ी ना हो, हम समय रहते इसको पहचान लें। तो आज से आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।